आज सरकार की ये कोशिश है कि कैसे बड़े लोगों को और बड़ा बनाया जाए। आप देखें, विजय माल्या रातों रात हिंदुस्तान का ख़जाना लेके भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है। इसी तरह से कुछ सफ़ेदपोश कारोबारी जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, इन इन लोगों के ख़जाने को और कैसे भरा गया। आपने देखा कि किसान जो अनाज पैदा करते हैं मंडी में ले जाके वो बेचा करते थे और मंडी में बेच के अपने संसार की ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ से वो पैसे लेके आते थे और फिर अनाज उगाने के काम में लग जाते थे। लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लीडर हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये इन दोनों की मिलीजुली कोशिश है कि किस तरह से अडानी और अंबानी को और बड़ा बनाया जाए। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में चल रही है, पार्लियामेंट में आज ये इस तहरीक से साबित होता है, किसानों के तहरीक से नाकाम है। अब इसे एक दिन के लिए भी हिंदुस्तान में नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सलीम साहब है। जैसा कि आप जानते हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत ही जुझारू नेता है और सरगर्मी के साथ काम करते हैं। इसके अलावा सोशल काम से भी जुड़े रहते हैं और सालों भर इनका कोई ना कोई काम होता रहता है। हम उनसे बात करेंगे और आज के जो हिंदुस्तान के हालात है और किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, किसानों को जिस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही, इन तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। कल जो है किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। सलीम साहब, ये बताइए कि जो ट्रैक्टर रैली निकाली थी, वहाँ ये लोग किसान वहाँ 61 दिनों से धरने पर हैं। 150 किसान मारे गए हैं। 1 डिग्री सेल्सियस पे इनका धरना चल रहा है और इनके कई लोग मारे गए हैं। और कल जो ट्रैक्टर रैली निकली थी उसमें लाल किला का जो टिकट काउंटर का एक शीशा टूट गया था। तो इसमें दोनों में बड़ा जुर्म कौन है और क्यों है, इसके बारे में बताइए थोड़ा और आगे। देखिए, सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में चल रही है, पार्लियामेंट में जिसका दखल है, आज ये इस तहरीक से साबित होता है, किसानों के तहरीक से, कि ये सरकार नाकाम है। अब इसे एक दिन के लिए भी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि किसान जन्मदाता है। वो गेहूँ नहीं उगाएगा, चावल नहीं उगाएगा, दाल नहीं उगाएगा, मेहनत नहीं करेगा, पसीना नहीं बहाएगा, अनाज इकट्ठे नहीं करेगा, तो हम गरीबों तक उस अनाज का पहुंच कैसे होगा। आज सरकार की ये कोशिश है कि कैसे बड़े लोगों को और बड़ा बनाया जाए। आप देखें, विजय माल्या रातों रात हिंदुस्तान का ख़जाना लेके भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है। इसी तरह से कुछ सफ़ेदपोश कारोबारी जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, इन लोगों के ख़जाने को और कैसे भरा गया। आपने देखा कि किसान जो अनाज पैदा करते हैं मंडी में ले जाके वो बेचा करते थे और मंडी में बेच के अपने संसार की ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ से वो पैसे लेके आते थे और फिर अनाज उगाने के काम में लग जाते थे। लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लीडर हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये इन दोनों की मिलीजुली कोशिश है कि किस तरह से अडानी और अंबानी को और बड़ा बनाया जाए। तो आज किसान रास्ते पे जो आए हैं, इनमें इनका कोई मुफाद नहीं है। यह हम हिंदुस्तानियों की मुफाद है, जिसकी लीडरशिप हिंदुस्तान का किसान दे रहा है। और अभी लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की। आप जानते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के हाथ में है और कल जो रैली निकली थी, उनको चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को वो बरकरार रखते, लेकिन उन्होंने फ्री हैंड दिया। इसके पीछे क्या राज है, क्यों उन्होंने? देखिए, जहां मोदी और जहां अमित शाह हो, वहाँ लॉ की बात ही तो करना बेकार है। सिर्फ उनका ऑर्डर होता है, लॉ नहीं रहता है। वो तमाम तर वही काम करते हैं जिससे आम लोगों को, गरीब लोगों को नुकसान हो। जैसे
एक मुल्क का जिम्मेदार मुल्क का एक वज़ीर आज़म ये कहता है कि उसके नाकामी के तरफ ये इशारा देता है और उसके भगोड़ेपन के तरफ ये इशारा करता है। वो कहता है कभी कभी कि मेरा क्या है, मैं फ़कीर सिफत आदमी हूँ, मैं झोला उठाऊँगा और चल दूँगा। तो आपको चाहे जिस तरीके से भी आप आएँ, मशीन की कारीगरी करके आएँ, फ़िरका परस्ती के बुनियाद पे आएँ, लूट करके आए, आप आए तो इस जगह पे आप भागने की बात क्यों कर रहे हैं? शायद वो महसूस करें कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक रिवाज है कि वहाँ के बहुत सारे प्रेसिडेंट, बहुत सारे प्रधानमंत्री इलेक्शन हार जाने के बाद या गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से विदेश में भाग जाते हैं। शायद ये इशारा उनका इसी तरफ है कि हिंदुस्तान से अगर पहला कोई लीडर भागेगा जो कभी वज़ीर आज़म हुआ करता था तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। तो अच्छा, किसानों के बारे में एक और सवाल कि किसान चाहते हैं कि जो 3 बिल आया है जिसमें ज़्यादा बड़ा हाथ है अडानी और अंबानी का, तो आप क्या चाहते हैं कि ये वापस लिया जाए या? देखिए, मैं तो अभी कुछ लम्हे पहले ही आपको कहा हूँ कि अडानी और अंबानी अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी के हाथ में अगर इतना इख्तियार होता तो शायद मुल्क का वज़ीर आज़म भी वो अडानी और अंबानी को बना दिए होते। और अभी फिर हम लोग आते हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में, सामने थोड़े चंद महीनों के बाद यहाँ चुनाव होने वाला है और जैसा कि जानते हैं कि बीजेपी बहुत ज़ोर लगाई है। दूसरी तरफ अवैसी साहब हैं और भाईजान भी नए उभर के आए हैं। तो आपको पहले से एक लड़ाई थी कांग्रेस और सीपीएम से, अभी लड़ाई बढ़ के आ गई है बीजेपी के साथ और उसके साथ साथ अवैसी साहब भी हैं। और तो आप क्या चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई मगरबी बंगाल के अंदर हमारी लीडर ममता बनर्जी और हमारे नेता अरूप राय, ये सेकुलर फोर्स के लीडर हैं। फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ इनकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में हमेशा गूंजती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि बंगाल में वो कदम जमाएंगे, उन्हें मालूम नहीं है कि बंगाल सेकुलर लोगों का सूबा है। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर काजी नज़रुल इस्लाम से शुरू करके मौलाना आज़ाद तक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जितने बंगाल के जियाले गुजरे हैं, उन तमाम तर लोगों का बुनियादी रहा सेकुलरिज़म। यहाँ फ़िरका परस्तों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही और सेकुलर पार्टियाँ, तो ये उनके लिए एक मैसेज जाएगा कि ममता बनर्जी जिस सेकुलरिज़म के झंडे को लेकर आगे बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में भी उनका एक ऐसा रोल होना चाहिए जो फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ हो और सेकुलरिज़म की अलंबरदार ममता बनर्जी के दाएं और बाएं आकर उन्हें भी खड़ा हो जाना चाहिए और सेकुलरिज़म को ज़िंदा रखना चाहिए। फ़िरका परस्ती के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या कोई मुसलमान लीडर हो, टोपी दाढ़ी लगा के आए या मदरसा मस्जिद से आए, हम ऐसे फ़िरका परस्तों की निंदा करते हैं जिससे सेकुलरिज़म का नुकसान हो और बंगाल का नुकसान हो, हिंदुस्तान का नुकसान हो। तो आप चाहते हैं कि ये लोग मिल के ममता बनर्जी के साथ मिल के चुनाव लड़े, ऐसा आपका कहना है? ये तमाम पार्टियाँ जो सेकुलर खुद को कहते हैं मिल के वोट टिकट शेयर करके अगर इलेक्शन लड़ें तो भी ठीक है, या अपने अपने तौर पे फ़िरका परस्तों को हरा कर एक सेकुलर गवर्नमेंट सब मिल के बनाएँ। ममता बनर्जी जो चाहें वो करें, सबको लेके करें। अकेले जिस तरह से 2016 में उन्होंने शिकस्त दिया बीजेपी को, सीपीएम को और दूसरी पार्टियों को, ये तो आने वाले दिन में स्ट्रेटेजी बनेगा। अभी थोड़े दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों अछूत पार्टी नहीं है, वो किस तरह से इशारा उन्होंने इसका किया? देखिए, ममता बनर्जी तो किसी को अछूत नहीं समझती है। जो तकसीम करने की बातें करता है उसको भी अछूत नहीं करती है, इसलिए कि आदमी तो आदमी है। दीदी जो इंसानों के लिए काम कर रही हैं, बंगाल के रहने वाले लोगों के लिए काम कर रही हैं, स्वास्थ्य साथी, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस गरीबों के दरवाजे तक पहुंच रहा, दुआरे सरकार, उससे गरीबों का इलाज हो रहा, शुरू हो चुका है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 25,000 रुपये का फंड उनके घर तक पहुंचता है। अस्पतालों में 30%, 35%, 40%
इस तरह का डिस्काउंट उनको दवाइयों में मिलता है अस्पतालों के दरवाजे पे, और इस तरह से स्कूलों में बच्चों को तालीम, किताब, कलम, साइकिल, ये तमाम तर प्रोग्राम किसानों के लिए आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया। गल्ला, अनाज और गांव के अंदर खासकर रास्तों की मरम्मत, रोशनी का इंतज़ाम, तालाब जो टूटे फूटे जिसके किनारे हुए थे उसकी मरम्मत, ममता बनर्जी शहर से लेकर गांव तक वो तमाम तर बातें जो गरीबों के दरवाजे तक जो पहुंचती है उसको पूरा करने के लिए ममता बनर्जी हिंदुस्तान में सबसे आगे है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी को दोबारा आप चाहते हैं। तो आप क्यों अवैसी और उनको नहीं चाहते हैं, अवैसी और भाईजान को? वो भी खुद को सेकुलर पार्टी होने का दावा करते हैं। देखिए, अवैसी साहब हों या भाईजान हों, अगर वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और इसको सच साबित करना है तो उनको 294 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना हो, न कि सिर्फ मुसलमान भाइयों के इलाके में उम्मीदवार करना। अगर आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं, भाईजान हो या अवैसी साहब हो, तो आपको 294 विधानसभा सीट पे उम्मीदवार खड़ा करना हो। सेकुलरिज्म के ये माने नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हमारा है। सेकुलरिज्म के मामले हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में भाई। तो आपको डर किससे लग रहा है ज़्यादा, बीजेपी से या अवैसी या भाईजान से? देखिए, डर तो ममता बनर्जी ने जो सियासी दर्श दिया हम लोगों को, डर तो हमारे करीब आती ही नहीं है। हम 34 साल की एक मजबूत पार्टी जिसे आप सीपीएम के नाम से जानते हैं, महसूस हो रहा था कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक सीपीएम रहेगी। लेकिन ममता बनर्जी जैसी लीडर ने मार खा के, तहरीक करके, लोगों के हक़ की आवाज़ को बुलंद करके जिस तरह से उन्होंने 34 साल के एक जमे हुए पहाड़ को उखाड़ फेंका है, तो ये भाईजान और अवैसी साहब, इन लोगों को अब से तौबा कर लेना चाहिए और जहाँ जो सेकुलर पार्टियां मजबूत हैं उनके सफ़ में आके खड़ा हो जाना चाहिए। फ़िरका परस्तों को मदद देना वो बंद करें। उनकी इस हरकत से फ़िरका परस्तों को मदद मिलता है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। ये थे सलीम साहब, और सभी मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात की है कि बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना चाहिए, अवैसी साहब को क्यों नहीं देना चाहिए, भाईजान को क्यों नहीं देना चाहिए। और चूँकि बंगाल को महफूज तरीके से और तरक्की के राह पे ममता बनर्जी ने गामजन रखा है, इसलिए इनका कहना है कि यहाँ पर एक बार फिर ममता बनर्जी की ही सरकार बननी चाहिए, तभी ये देश, बंगाल तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। और सलीम साहब कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज ये है कि देखिए, पूरे बंगाल के नौजवान, चाहे वो बंगाली हों, हिंदी भाषा भाषी हों, उर्दू भाषा भाषी हों, आप सबसे पहले तालीम हासिल कीजिए और आप गरीबी का रोना बंद कीजिए। गरीबी कभी भी तालीम के राह में रुकावट नहीं है। आप अगर 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास के बाद अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो उनको टेक्निकल काम सिखाइए, लेद मशीन की कारीगरी सिखाइए, सिलाई का काम सिखाइए, साइकिल रिपेयरिंग का काम सिखाइए, मोटरसाइकिल और मोटर रिपेयरिंग का काम सिखाइए, उसको रंग चढ़ाने का काम सिखाइए, गोया लकड़ी के काम सिखाइए, कारीगरी का काम सिखाइए। गोया अगर कोई 10, 11, 12 क्लास के बाद कोई नौजवान पढ़ नहीं पा रहा या पढ़ना नहीं चाहता है तो उसको हुनरमंदी में डालिए, नहीं तो तालीम तो शर्त है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये थे सलीम साहब, और आपने बात सुनी। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को तालीम हासिल करना चाहिए और हाथ का काम, प्रोफेशनल जो कोर्सेस है वो भी करना चाहिए। इसके लिए लोग कोशिश भी कर रहे हैं। स्कूल्स भी यहाँ पर बहुत से हैं और उसमें भी सिखाया जा रहा है, और इसके ये तमाम जो यहाँ अदारे उसके रूह रवाम भी है और कोशिश करते हैं कि यहाँ टीकापाड़ा तरक्की करे, हावड़ा तरक्की करे। बहुत शुक्रिया सलीम साहब और आपकी टीम को बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।